Hi everyone, this is the third part of our consolidation of 100 plus patterns techniques for the UPSC प्री एंड हमने जो पिछले दो वीडियोज़ है उसमें डिस्कस किए थे कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक और ऑप्शन स्पेसिफिक एंड देन जो जेनरिक पैटर्न्स थे वो, और कुछ चीज़ें अभी और बच गई है। मैं इस पर्टिकुलर पेपर में वो डिस्कस करूँगा कि उनको कैसे टैकल करना है। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं पॉलिसीज़ का क्वेश्चन। तो जनरली यूपीएससी प्लीज़ जो भी आप पॉलिसीज़ पढ़ रहे हो मेक श्योर जो सोशल सेक्टर में पॉलिसीज़ है उनको पढ़ो। जो GS2 का पोर्शन है उसमें आप देख लो वुमेंस, ST SC और जो वल्नरेबल सेक्शन है उनकी पॉलिसीज़ प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन एंड देन एग्रीकल्चर। तो इन पर्टिकुलर टॉपिक से यूपीएससी इज़ आस्किंग स्कीम्स। सबसे पहले क्या करना है कि आपको कोर ऑब्जेक्टिव देखना है स्कीम का। कोई भी आप स्कीम देख रहे हो, जैसे कुसुम पढ़ रहे हो या फिर कुछ और, जैसे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन इस बार आया था एंड देन उन्होंने विद्यांजलि स्कीम पूछी है, ध्रुव पूछ सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस बार CDS में पूछी है। तो गेटिंग दैट, जैसे सव्यम पूछा है, जो सोशल सेक्टर की स्कीम्स है उन पे फोकस करना है, प्लस एग्रीकल्चर की स्कीम्स पे आपको फोकस करना है। गेटिंग दैट। उसके बाद में क्या देखना है, जब भी आप स्कीम्स करो, जैसे कुसुम कर रहे हो, ठीक है, या फिर जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जैसे NPOP वो कर रहे हो, ये सारी एग्रीकल्चर की है। गेटिंग दैट। इस बार जैसे नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम वाला क्वेश्चन आया, पाम ऑयल वाला, सॉरी। तो आपको क्या करना है कि एक उसके कोर ऑब्जेक्टिव देखने, और सेक्टर कौन से हैं, सोशल सेक्टर प्लस एग्रीकल्चर। उसके बियॉन्ड मिनिस्ट्री जनरली यूपीएससी नहीं पूछता। सोशल सेक्टर में आपका न्यूट्रिशन हो गया, जो भी GS2 में सोशल जस्टिस वाले टॉपिक्स है उनको देखना है। HR हो गया, ह्यूमन रिसोर्स, उसमें स्किल्स, तुम्हारी हेल्थ एंड तुम्हारी एजुकेशन। उसके बियॉन्ड यूपीएससी अभी तक नहीं पूछा उन्होंने स्कीम्स के रिगार्डिंग। तो आपको जो मार्केट में इतना फ्लडेड मटेरियल है उसको नहीं पढ़ना है, ओनली इन्हीं स्कीम्स को एक बार गो थ्रू करना है। गेटिंग दैट। उसके बाद में उसकी आपको मिनिस्ट्री देखनी है, जैसे अगर उन्होंने कोई भी पर्टिकुलर स्कीम पूछी है तो वो कौन सा मिनिस्ट्री उसको रन करता है, ये चीज़ देखनी है। कोर ऑब्जेक्टिव देखने हैं, उसमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगा। जैसे इस बार आया था एक क्वेश्चन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसमें उन्होंने दिया था कि एवरीवन मस्ट अडॉप्ट इट। तो आपको एक चीज़ माइंड में लेके चलनी है कि जब भी स्कीम यूपीएससी पूछती है तो जनरली इंडिया में क्या हो रहा है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, यू नो दैट। तो वहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव चीज़ें हमेशा सही होगी, कभी ऐसा थोपेगी नहीं। मतलब गवर्नमेंट हमेशा पॉलिसी कोई भी पॉलिसी हो वॉलंटरी इंप्लीमेंट करेगी। गेटिंग दैट। तो ये इसका कोर ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे पीपल्स का पार्टिसिपेशन होता है, एक्ट में नहीं होता। पॉजिटिव स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं, आपको टैली करना है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। मैंने एग्जाम्पल्स भी नीचे दे रखे हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर वेलफेयर स्टेट है तो जनरली पॉजिटिव होगी, और डिस्क्रिमिनेटेड नहीं होगी कि एवरीवन मस्ट अडॉप्ट इट। तो ये एक मतलब फोर्स चीज़ है, फोर्स चीज़ डेमोक्रेसी में नहीं होगी जनरली। गेटिंग दैट। फिर ठीक है, ओनली जो डेमोक्रेसी सोशल सेक्टर है उसके रिलेटेड, प्लस हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा, ये है पर्टिकुलरली। उसके प्लस में आप ऐड कर सकते हो जो भी वल्नरेबल सेक्टर है उसकी स्कीम्स देखनी है, उसके एक्ट्स देखने हैं। जैसे आप हेल्थ देख रहे हो तो हेल्थ में एक्ट कोई है नहीं जनरली, तो उसको आप छोड़ सकते हो। जैसे न्यूट्रिशन वगैरह देख रहे हो तो जो NFSA है, आई थिंक मेंस में भी 2 बार और प्री में 1-2 बार पूछ चुका है, ठीक है। उसके बाद वुमेन का देख रहे हो जैसे, तो उसमें जो भी पॉलिसीज है, प्लस जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उनका पूछ लिया है। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट से जो भी स्कीम्स और जो भी एक्ट्स है उनको प्लीज़ एक बार गो थ्रू करना, बिकॉज दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स ओनली। गेटिंग दैट। तो ये प्लीज़ आप नोट डाउन कर लो कि ये चीज़ें हैं हमको पॉलिसीज़ में देखनी है। कोर ऑब्जेक्टिव हो गया, मिनिस्ट्रीज हो गई, एक्सट्रीम स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग देता है, ये तो चलो टेक्निक्स है। पॉजिटिव स्टेटमेंट जनरली सही होगा, वेलफेयर स्टेट है तो उसके हिसाब से होगा ओनली रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सेगमेंट प्लस वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत हेल्थ की स्कीम है, तो यहाँ से बियॉन्ड आपको स्कीम नहीं मिलेगी, ठीक है। प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा। जनरली ये होगा कि वॉलंटरी होगा कि तुम प्राइवेट सेक्टर में इतने लोग आ सकते हैं या फिर ये हॉस्पिटल आ सकते हैं जनरली। तो पहला तुम गलत कर दो तो तुम्हारा ऑप्शन अपने आप निकल जाएगा। गेटिंग दैट। तो सीधा ही 3 निकल जाता। 3 देखो, इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस दी कंट्री, तो ये एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है। इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोर ऑब्जेक्टिव कौन सा है। डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट दिया है, फैक्चुअल दिया है, असर्टिव दिया है, डबल फैक्चुअल दिया है, उन सब का आपको बेसिक नेचर समझना है, ठीक है। मतलब 2 गलत हो गया, एक बार 2 देख लो। इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है, करता है, लेकिन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये फ्रेम्ड स्टेटमेंट है, मतलब मिड अप स्टेटमेंट है, और ऐसा इसका कोर ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो जनरली यूपीएससी कोर ऑब्जेक्टिव पे फोकस करती है, और जो 4 चीज़ है उसको हटा देना आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता है, और ये क्वेश्चन हेल्थ का है। यहाँ पे देखो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये स्किल्स है, एजुकेशन, ह्यूमन हेल्थ एजुकेशन और स्किल्स, इनसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तुम सीधा लेके चलो कि मिनिस्ट्री जनरली गलत देते हैं, बट आपको मिनिस्ट्रीज प्रिपेयर करनी है, ठीक है। आपने पहला हटा लिया। हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि जब भी आप फर्स्ट स्टेटमेंट हटा दिए तो एक ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, मतलब 2 ऑटोमेटिकली सही है। 2 क्या है, इट अमंग अदर थिंग्स विल ऑल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सॉफ्ट स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी। हो सकता है यार, कौशल विकास है।
गेटिंग दैट। अब थर्ड देखो, इट एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द अनरेगुलेटेड वर्क फोर्स ऑफ द कंट्री टू द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। हो सकता है कोई एक्सट्रीम नहीं है और जनरली ऑब्जेक्टिव दिया हो, ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। गेटिंग दैट। तो आपको क्या देखना है कि पॉजिटिव चीज़ें वाली देखनी है, ये दोनों पॉजिटिव है और ये अपना मिनिस्ट्रीज है, तो आपको लॉजिक भी लगाना है प्लस आपको ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट्स हैं उनकी स्कीम्स भी देख के जानी है, ठीक है। यहाँ पे देखो एनपीओपी पूछा है और यहाँ पे ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये आई थिंक कॉमर्स मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री आप सेफली हटा सकते हो। एक हट गया मतलब एक ऑटोमेटिकली सही हो गया। गेटिंग दैट। इसमें ऑटोमेटिक हो गया था 2 सही, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक हो गया 3 सही। अब आओ 2 में कि एनपीओपी जो अपेडा है फंक्शन एज द सेक्रेटेरिएट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीओपी। तो अब जब भी आप स्कीम देख रहे हो, कोई भी स्कीम देख रहे हो हेल्थ वगैरह, तो उसका सेक्रेटेरिएट कौन प्रोवाइड करता है, कौन उसको इंप्लीमेंट करता है, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट हर स्कीम में देखना है, ठीक है। इंप्लीमेंट एजेंसीज कौन सी है, ये सारा कुछ। गेटिंग दैट। ये इजी क्वेश्चन था एनपीओपी का, ये क्वेश्चन आपका निकल जाता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे अपेडा पूछा तो एक बार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जाके देखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से अटैच्ड इंस्टीट्यूशन है। तो आपका जो इस बार क्वेश्चन आया था टी बोर्ड रबर बोर्ड का, जो टी बोर्ड का क्वेश्चन आया था वो निकल जाता। तो ये हो गया। उसके बाद कम टू दिस पॉइंट, डिजिटल इंडिया प्लान। इसमें एक चीज़ देखो, ऑप्शन देखो, फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड, दिस इज द फ्रेम्ड स्टेटमेंट। सिंपल लग रहा है कि चाइना के बेसिस पे क्यों बनाओगे आप, कभी पॉलिसी का ऑफिशियल मोटो ऐसा नहीं होता कि जो चाइना ने जैसी कंपनी खड़ी करी है वैसे करना। फर्स्ट सेफली हट सकता है, मतलब सेम चीज़ है, पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हो, एक ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, मतलब यू आर नाउ लेफ्ट विथ 2 ओनली। एस्टेब्लिश ए पॉलिसी फ्रेमवर्क टू एनकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दैट कलेक्ट बिग डेटा टू बिल्ड देयर लार्ज डेटा सेंटर्स विद इन आर नेशनल जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। ऐसा कोई इसका कोर ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये माइट भी किसी और चीज़ों का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन डिजिटल इंडिया जो प्लान है उसका नहीं है। गेटिंग दैट। थर्ड देखो, कनेक्ट मेनी ऑफ आर विलेजेस टू द इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई टू मेनी ऑफ आर स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर। डिजिटल इंडिया है तो यही काम करेगा, मतलब 2 और 1 एक्सट्रीम है और 3 आपका ऑटोमेटिक निकल गया। तो वहाँ से ही आपको पॉलिसीज़ करनी है, ये एग्रीकल्चर की पॉलिसीज़ है, ठीक है। अब देखो सोइल हेल्थ कार्ड पूछा है, आपको थोड़ा बहुत अगर बेसिक आइडिया हो तो सोइल हेल्थ कार्ड क्यों दिया है कि सोइल की जो फर्टिलिटी है और जो सस्टेनेबिलिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। एक्सपांडिंग द कल्टिवेटिव एरिया अंडर इरिगेशन, दिस इज नॉट द कोर ऑब्जेक्टिव। गेटिंग दैट। आपको हमेशा कोर ऑब्जेक्टिव देखना है कि इरिगेशन में अपना जो कल्टिवेबल एरिया उसको बढ़ाना नहीं है। गेटिंग दैट। जो सोइल की हेल्थ है उसको इंप्रूव करना है। तो फर्स्ट सेफली हट गया, फर्स्ट हट गया, एक ऑटोमेटिक सही आ गया। इस अप्रोच को एग्जाम में फॉलो करना है। दैट मीन्स 3 हैज़ टू बी करेक्ट, ऑटोमेटिकली 3 करेक्ट हो गया। अब 2 को देखो, इनेबलिंग द बैंक टू असेस द क्वांटम ऑफ लोन्स टू द गारंटेड टू द फार्मर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोइल क्वालिटी। अगर कोई गरीब बंदा है, गरीब फार्मर है, पुअर फार्मर है, तो वहाँ की अगर उसकी फर्टिलिटी लैंड अच्छी नहीं है, फार्म मान लो कि राजस्थान में कोई उधर साइड का वेस्टर्न राजस्थान में जहाँ पे रेगिस्तान एरिया है और सोइल की फर्टिलिटी अच्छी नहीं है, तो उसको ऐसा तो है नहीं कि बैंक उसको लोन उसी के बेसिस पे देगी। ये तो डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज है ना, एक तरीके से वेलफेयर स्टेट के अगेंस्ट है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। ये हट गया। 3 देखो, चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर। इसका क्या मतलब है कि तुम जो भी सोइल है उसकी हेल्थ को इंप्रूव कर रहे हो इन द फार्मलैंड्स। गेटिंग दैट। थर्ड इज द कोर ऑब्जेक्टिव, सेकंड एंड फर्स्ट, सेकंड डिस्क्रिमिनेटरी है एंड फर्स्ट इसका कोर ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। ये ऐसे निकल जाएगा। फिर देखो, अब यहाँ पे जो जनरली तुमने पैटर्न देखा हो कि ओनली गलत होगा, ओनली हमेशा गलत नहीं होगा। देर इज़ थिंग्स जिसमें ओनली होता है, जैसे तुमने ये देखा होगा कि भाई ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप्स आइज, जैसे वो वाला क्वेश्चन था। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो एशियाटिक लॉइन है वो ओनली गुजरात में मिलता है, मतलब दिस टाइप की चीज़ें। गेटिंग दैट। तो आपको क्या करना है कि, या फिर वो बोल सकते हैं कि ओनली इंडिया में मिलता है, तो वो इंडिया वाला पर्टिकुलर चीज़ सही होगी। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे ओनली एग्जिस्ट करता है, जैसे सम में क्या था, सब में 100% प्रोबेबिलिटी है कि सम 100% सही है, लेकिन ओनली में 100% प्रोबेबिलिटी नहीं है। गेटिंग दैट। इसको आपको माइंड में रखना है, ऐसे ब्लाइंडली चीज़ों को नहीं फॉलो करना है। 1 ऑप्शन कंटेनिंग ओनली मस्ट बी करेक्ट। हाँ, जहाँ पे अगर 2 ऑप्शन ओनली का हो ना तो एक ओनली डेफिनेटली करेक्ट होगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखो देयर इज ओनली 1 सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल, ठीक है। देयर इज सिटीजनशिप बाई बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट, यहाँ पे डबल ओनली है। प्लस ए फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड, ये तो हो गया, अगर कोई कल को वॉर कर ले या इंडिया किसी अगेंस्ट कुछ काम कर ले तो उसकी सिटीजनशिप तुम उसको क्वेश्चन कर सकते हो, उसको डिप्राइव कर सकते हो। गेटिंग दैट। तो थर्ड तो रॉन्ग हो गया, थर्ड रॉन्ग होती यू आर नाउ लेफ्ट विद 2 and 1। गेटिंग दैट। तो इस ओनली में से एक ओनली पक्का सही है। अब तुम्हें यहाँ पे बेसिक वो आइडिया लगाना है कि यहाँ पे सोचना है, जब भी तुम 2 स्टेटमेंट में रह जाओ ना, तब सोचना है कि यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है, तो वो अगर इंडिया का चाहिए नहीं चाहिए, या इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है। जनरली तुमने अगर थोड़ा बहुत लक्ष्मीकांत पढ़ा हो तो दिस फर्स्ट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज राइट, ये हमारे इंडिया में नहीं है, यूएसए में, तो ये क्वेश्चन निकल जाता है। गेटिंग दैट। तो इस ओनली वाले लॉजिक के पीछे आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, ओनली जनरली सही भी होता है, तो एक बार उसको चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाँ ये क्वेश्चन आई थिंक, हाँ लिबर्टी, ये लिबरल डेमोक्रेसी का क्वेश्चन पूछा है कि लिबर्टी कौन सेफगार्ड करता है। इसमें ओनली नहीं है, बट इसमें एक चीज़ देखनी है। देखो
इलेक्टेड गवर्नमेंट कोई भरोसा नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट तुम्हारी लिबर्टी को सेव करेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये तो अगेंस्ट का स्टेटमेंट है। कमिटेड जुडिशरी है, तो ये जो पर्टिकुलर कमिटेड वर्ड है ना, ये या तो पॉजिटिवली कमिटेड होगी या नेगेटिवली कमिटेड होगी। गेटिंग दैट, ये इंटरप्रिटेड वर्ड है और जनरली इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज करते हैं कि कमिटेड जुडिशरी है या फिर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में मतलब ऐसी चीज़ें नैरेटिव चल रहा था कि कमिटेड जुडिशरी है, कमिटेड अपना ब्यूरोक्रेसी है। गेटिंग दैट, तो सेपरेशन ऑफ पावर होगा तो जुडिशरी तुम्हारी सेपरेट होगी। कॉलेजियम सिस्टम से अगर तुम इलेक्ट होगे तो ऑब्वियसली तुम्हारी जो इंडिपेंडेंस है वो एक बरकरार रहेगी, प्लस वहाँ पे तुम्हारी लिबर्टी को एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होगा अगर सुप्रीम कोर्ट का, तो वो लिबर्टी को सेफगार्ड कर सकता है। गेटिंग दैट, तो ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे देखो एशियाटिक लॉइन इज नेचुरल फाइंड इन इंडिया ओनली, ठीक है, ये भी इंडिया ओनली, एंड वन हॉर्न राइनो इज इंडिया ओनली। दैट मीन्स यहाँ पे डेफिनेटली है कि 3 के 3 तो सही नहीं होंगे, हमने जनरली डिस्कस करा है। इस ऑप्शन को आप सेफली हटा सकते हो। ये एक यूपीएससी का पैटर्न है कि वो तीनों के तीनों सही नहीं देते हैं। गेटिंग दैट, अब आओ तुम कि या तो 1-3 होगा, ठीक है, तो 1-3 होगा या फिर 1 और 2 होगा। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि 1 हॉर्न रहीनो तुमने अगर नॉर्मल देखा हो तो इंडिया और नेपाल में दोनों में ये हट जाता। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो 1 और 2 में, ये जो लॉइन वाला क्वेश्चन है ये 2019 में दिया था, आई थिंक 2019 में नहीं 2017 में, हाँ, कि लॉइन को ट्रांसलोकेट कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, और ये पेपर है 2019 का। तो जस्ट 1 साल बाद इन्होंने दोबारा रिपीट किया है, मतलब एक गैप ईयर छोड़ के उसमें। तो अगर आपको पता है कि एशियाटिक लॉइन इंडिया में ही है, जो अगर तुमने गिर फॉरेस्ट को देखा हो तो वहीं पे मिलता है, तो दैट मीन्स कि ये जो डबल हम्प्ड कैमल है, पॉसिबिलिटी है कि ये इंडिया में हो सकता हो, तुम्हें नहीं पता, लेकिन इसका तुम्हें श्योर पता है कि जो फर्स्ट है वो इंडिया में ही नेचुरली फाइंड होता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी ऑनली स्टेटमेंट देखो, ट्राई टू फाइंड आउट लॉजिक कि यार ये जो डबल हम्प्ड कैमल है इसकी पॉसिबिलिटी है होने की, ये इंडिया में होता भी है। आई थिंक JNK में शायद इसके स्पीसीज मिले हैं, ठीक है। और 1 हॉर्न राइनो अब इंडिया में, नेपाल में उस साइड में है, सॉरी असम वगैरह में, तो नेपाल में पॉसिबिलिटी है। और ये चीज़ें मतलब बेसिक है, अगर आपने नॉर्मल भी स्पीसीज़ का पढ़ाओ, स्पीसीज़ में हमेशा उनका हैबिटाट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिटाट एंडेमिक है, नेटिव है वगैरह, वो चीज़ें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो हाँ, वर्ड सच एज स्टेडली इंक्रीज्ड, स्टेडली डिक्रीज्ड आर रॉन्ग, ठीक है। प्रोडक्शन ट्रेड इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लास्ट डिकेड्स या 3 डिकेड्स, मतलब कोई भी चीज़ होती है, जैसे इन्फ्लेशन होगी तो वो ऐसे ग्रो होगी, कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी। या GDP ग्रोथ हो रही है तो ऐसी होगी, एक बारी डाउन एक बारी अप, ऐसे नहीं होगी एकदम स्टेडली। गेटिंग दैट, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और परसेंटेज वाली तो चीज़ बिल्कुल नहीं होगी, जैसे GDP की अगर ग्रोथ रेट अभी 6-7% है, वो स्टेडली इंक्रीज हो गए 500% नहीं हो जाएगी। 500% मतलब स्टेडली मतलब 500% इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो टैक्स रेवेन्यू एज ए परसेंट ऑफ GDP, मान लो अभी 10% है टैक्स रेवेन्यू GDP का, ठीक है, हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, 10 साल में एकदम से बढ़ गया है। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से बढ़ गया, रेसेशन आई है, कुछ इशू हुआ है। प्लस ये है कि तुम्हारा परसेंटेज कभी एकदम ड्रास्टिकली इंप्रूव नहीं होगा। ड्रास्टिकली इंप्रूव मतलब 100 से 500 पहुंच गया हो, ठीक है, परसेंट तो कभी नहीं होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड देखो फिजिकल डेफिसिट एज ए परसेंट ऑफ GDP, यार नॉर्मली अगर 4-5% रहता है तो कोविड में जैसे तुम्हारा कोविड की सिचुएशन में अगर 50% भी चला जाए ना फिजिकल डेफिसिट, जैसे गया नहीं है, तब भी ये क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि ये स्टिली इंक्रीज नहीं है 50%, ठीक है। इन्होंने बोला लास्ट डिकेड में, तो ऐसी बीच में कंडीशन आई होगी कि वहाँ से फिजिकल इंप्रूव होगा थोड़ा, फिजिकल डाटा मतलब अगर टैक्स कलेक्शन वगैरह अच्छा हुआ है तो कहीं आया होगा, जैसे कोविड के टाइम में वो बढ़ गया एकदम से, फिर वापस अच्छा हुआ है कंसोलिडेशन के टाइम में। गेटिंग दैट, तो ये हमेशा जो लास्ट डिकेड है पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर चीज़ है वो हमेशा गलत होगी, स्टिडली इंक्रीज स्टिडली डिक्रीज ये वाली। गेटिंग दैट, 3 डिकेड्स वाले ऑप्शन ये गलत होते हैं। यहाँ पे देखो हाँ, यहाँ पे एरिया अंडर द शुगर केन कल्टीवेशन हैज़ स्टेडली डिक्रीज्ड, क्या हुआ, ऐसा तो कुछ इशू है नहीं कि एकदम से स्टेडली डिक्रीज होता है, मतलब स्टेडली मतलब ऐसे एकदम से डिक्रीज हो गया हो, ऐसे नहीं होता, जनरली होगा, मतलब एक बारी डिक्रीज, एक बारी अगर मानसून अच्छा है तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी होगी, और मानसून अगर बुरा है, क्योंकि इंडियन इकॉनमी की जो अपना एग्रीकल्चर इकॉनमी वो जनरली मानसून डिपेंड होती है, तो अगर अल नीनो है ला नीना है तो उसके अकॉर्डिंग जनरली प्रोडक्शन होता है। तो आपको ये देखना है कि जो पर्टिकुलर 4th स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। 4th हटाते ही आपका क्वेश्चन बन गया 1 and 3 देखो, तो आपको क्या करना, पेशेंसली लास्ट ऑप्शन तक जाना है। गेटिंग दैट, प्लस आपको ये देखना है कि ये जो ट्रेंड वाले ऑप्शन होते हैं, ट्रेंड में हमेशा चीज़ फ्लैक्चुएट करती है, एकदम से नहीं बढ़ेगी। गेटिंग दैट, कोई भी चीज़ हो वो हमेशा फ्लैक्चुएट करेगी। यहाँ पे देखो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल GDP प्रोडक्ट हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, एक है। अब ये बोल रहा है कि रेट ऑफ ग्रोथ जो परसेंटेज है वो कभी इंक्रीज स्टेडली नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखो द ग्रॉस डोमेस्टिक GDP एट मार्केट प्राइस, रुपये में हो सकती है, जैसे FDI है, ये क्वेश्चन आया हुआ था एक बारी कि FDI का इनॉर्मसली इंक्रीज करके आया हुआ था कि 1991 के बाद, तो उस टाइम हमारा FDI अराउंड 0 था, मतलब एक तरीके से जो तुम्हारा BOP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसमें जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व है वो अराउंड 0 ही थे, मतलब उस टाइम में। लेकिन उसके बाद में जब 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था तो उस टाइम अराउंड $500 बिलियन होंगे। गेटिंग दैट, तो 500 0 to 500 की जर्नी स्टेडली इंक्रीज है। तो यहाँ पे देखना, इन्होंने बोला कि
लास्ट डिकेड में 10 साल में जो इकोनॉमी की जो प्राइस है वो बढ़ सकती है जी, ठीक है, मतलब प्राइस बढ़ेगी लेकिन परसेंटेज ऑफ ग्रोथ नहीं बढ़ेगा, मतलब परसेंट इतना नहीं बढ़ता लेकिन प्राइस बढ़ सकती है, गेटिंग दैट। तो इसको आप एक बार चेक कर लेना, जो भी जीडीपी की प्राइस थी 10 साल पहले, ये पेपर आई थिंक 2014 का है, तो 2004 से 2014 की आप एक बारी जो जीडीपी है मार्केट प्राइस पे रुपीज़ पे, यहाँ पे रुपीज़ बोला है, तो जो ये क्वांटिटी होती है रुपीज़ होता है उसकी प्रोबेबिलिटी है बढ़ने की, लेकिन परसेंटेज कभी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, तुम्हारा ये सही हो जाता है, इसको एक बारी समझना है, ठीक है। ये देखो जो पीपल्स का पार्टिसिपेशन होता है ना वो जनरली पॉलिसीज़ में होता है, जैसे अगर कोई जैसे कुछ भी लाया हो, जैसे स्वच्छ भारत मिशन लाया हो तो उसमें होता है कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होगा, कोई अगर अटल भूजल योजना लाए तो उसमें होगा कि भाई जो ग्राम पंचायत है, पॉलिसी जो लोकल लेवल पे है उनमें उनका पार्टिसिपेशन होगा, लेकिन एक्ट में नहीं होता। एक्ट हमेशा ऑफिशियल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जनरली ये नहीं होता कि भाई पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा, अवेयरनेस वगैरह हो सकती है, कंसल्टेशन वगैरह हो सकती है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। यहाँ पे देखो पीपल पार्टिसिपेशन मैंडेटरी तो बिल्कुल नहीं होगा, गेटिंग दैट। तो ये हट गया। यहाँ पे देखो ये भी एक्ट है, यहाँ पे देखो स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्डिंग मैनर विच इट्स सॉट। ये स्टेटमेंट मेक फ्रेम्ड स्टेटमेंट है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन पॉलिसी में होगा, जनरली एक्ट में नहीं होता। तो ये क्वेश्चन ऐसे निकल जाता है, आप ध्यान रख लो, क्योंकि ये माइट भी इस बार कोई एक्ट पूछ ले और उसमें बोल दे कि पब्लिक पार्टिसिपेशन है, क्योंकि यूपीएससी जो भी हम लोग 100 अराउंड टेक्निक्स डिस्कस कर रहे हैं, और भी अगर नीड पड़ी तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में और इसका 4th पार्ट में डाल दूंगा कि अगर कुछ मेरे को कुछ अलग चीज़ें लगी, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी चीज़ें हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो नहीं है वो आपको बताऊँ। तो अगर कुछ नया मिला तो आई ट्राई टू शेयर इट विद यू। हाँ, एक चीज़ लेके चलो कि यूपीएससी इज़ 1 स्टेप अहेड ऑफ यू। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो ना, एक स्टेप फर्दर जाके पढ़ो। फॉर एग्जांपल जैसे आप M3 पढ़ रहे हो या M1 पढ़ रहे हो, जो ये मनी मार्केट के सिस्टम्स हैं, M1 M2 M3 M4, ठीक है। तो यूपीएससी ने जैसे 2020 में क्वेश्चन बनाया था 1 लाख रुपए वाला, गेटिंग दैट। तो वो क्वेश्चन M3 का था और उन्होंने जस्ट पैसे में कन्वर्ट करके आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेक करना देखा है। तो आप क्या करो, जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, जैसे इन्फ्लेशन पढ़ रहे हो, तो मेक श्योर कि एक स्टेप फर्दर जाके पढ़ो कि यार इन्फ्लेशन का इंपैक्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन को कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और इन्फ्लेशन क्यों हो रही है। आप पढ़ लोगे, रीजन्स पढ़ लोगे आप, लेकिन आपको एक स्टेप आगे जाके पढ़ना है कि इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसमें आरबीआई क्या कर सकती है, इसमें मतलब और कोई इंस्टीट्यूशन का अगर रोल हो तो वो क्या कर सकता है, या फिर फॉरेन जो भी यूएस फेडरल रिजर्व है उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, उसके आरबीआई उसमें क्या कर सकती है, अगर रुपया डिवैल्यू हो रहा है या फिर अप्रिशिएट हो रहा है तो उसमें क्या करना, आरबीआई का क्या रोल है, ये सब आपको देखना है, गेटिंग दैट। यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर ऑफ गवर्नमेंट आरबीआई टेक टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। मतलब गेटिंग दैट, आप क्या करोगे जब भी रुपया अपना डिवैल्यू होगा या डिप्रिशिएशन होगा, आप उसको पढ़ लोगे, उसके रीजंस पढ़ लोगे, लेकिन आपको एक स्टेप फर्दर सोचना है कि यार ये कम कैसे करना है, गेटिंग दैट। आप यू हैव टू थिंक ऑन ए सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, जैसे यहाँ पे आई थिंक मैंने वो डाला होगा, हाँ ये नहीं डाला, एक 2013 में क्वेश्चन पूछा था 13 शब्दों में कि जो फिजिकल डेफिसिट वो बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कि सब्सिडीज़ और लॉन्च करनी चाहिए या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करब करना चाहिए। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन था, तो आप उसको क्वेश्चन को देखना। तो जनरली आप जब भी इकोनॉमी और इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हो जो कंसेप्चुअल है उसमें एक स्टेप फर्दर जाओ, गेटिंग दैट, कि जैसे आपने प्रीएम्बल पढ़ लिए तो एक स्टेप फर्दर जाओ कि प्रीएम्बल का सुप्रीम कोर्ट जब भी कुछ इंटरप्रेट कर रही हो, जब भी किसी पर्टिकुलर चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनली इंटरप्रेट कर रही है तो उसमें प्रीएम्बल का क्या रोल है, गेटिंग दैट। तो आपको एक स्टेप फर्दर सोचना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है कि इफ इंडिया इज इन इंडिया इफ ए स्पीसीज ऑफ द टॉर्टोइज इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1। आपने शेड्यूल 1 तो पढ़ लिया कि भाई ये प्रोटेक्शन है, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि इट एंजॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज टाइगर। तो यहाँ पे वो आपकी एक मोर ऑफ ए मतलब जो रटिफिकेशन वाला मैटर है ना वो नहीं मांगता है, यहाँ पे ये मांगता है ना आपको पता है कि शेड्यूल 1 में क्या चीज़ है और शेड्यूल 1 से आपको लिंक करना, आपको डरना नहीं है कि यार ये तो चीज़ मैंने पढ़ी नहीं है कि टाइगर का क्या प्रोटेक्शन है, गेटिंग दैट। तो आपको जब भी शेड्यूल पढ़ रहे हो, सेकंड शेड्यूल पढ़ रहे हो, थर्ड पढ़ रहे हो, फोर्थ पढ़ रहे हो, फिफ्थ पढ़ रहे हो, सिक्स पढ़ रहे हो, अभी आई थिंक उन्होंने कंसोलिडेट करके 4 बना लिए, तो मेक श्योर करो कि उनका इंपैक्ट क्या होगा, प्लस जो साइड वाले स्पीसीज है, जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि डेफिसिट है बजट का बढ़ रहा है, आपको क्या करना चाहिए। आप जनरली डेफिसिट के रीजन देख लोगे, लेकिन आपको एक स्टेप फर्दर जाके सोचना है कि इनका जो भी इंप्लीकेशन हो रहा है उसको रिड्यूस कैसे करना है, गेटिंग दैट। ये हो गया। हाँ, एक चीज़ देखना है, ये पर्टिकुलर एक ऑप्शन मैंने देखा है, ये थोड़ा सा इसको ट्रेस करना मुश्किल होगा आपके लिए, बट आप ट्राई करना कि अगर आपको मिल जाए तो इसके लिए यू हैव टू बी लाइक टोटली प्रेजेंट इन द एग्जाम। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन 2019 के 2 क्वेश्चन, उसमें होगा क्या, जैसे ये बोला है कि नॉट ए हड़प्पन साइट, ठीक है, आपको पता है 100 गुड़ा हड़प्पन साइट नहीं है, ठीक है, इतना पता है। अब एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट गलत है ना, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जैसे 2 स्टेटमेंट में 2 क्वेश्चन में सेम स्टेटमेंट हो गया, ये दोनों क्वेश्चन 2019 के ही है और जस्ट ऊपर नीचे ही थे, और बाकी तुम्हें भी मतलब जैसे अगर कोई क्वेश्चन 50th है तो वो 55th या 6th मिल जाएगा, ऐसा कुछ, मतलब वो नज़दीकी होते हैं उनके क्वेश्चंस।
तो यूपीएससी माइट भी मतलब जब क्वेश्चन बना रही हो तो वो उसी फ्रेम में बना रही होगी। तो यहाँ पे देखो, अगर एक ऑप्शन किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में सही हो रहा है ना एक क्वेश्चन में, जैसे 100 गुणा यहाँ सही है तो यहाँ पे 100 गुणा गलत है, गेटिंग दैट। तो आपको क्या करना, एक सेकेंड, हाँ, जो यहाँ पे तुमने 100 गुणा सही लगा लिया मतलब इस 100 गुणा को गलत है, ये 100 गुणा नहीं होगा, गेटिंग दैट। आपको ये समझ आएगा। और कि दो ऑप्शन में सेम ऑप्शन होगा, दो क्वेश्चंस में, एक में वो गलत होगा एक में सही होगा, यहाँ पे दो सेम है, यहाँ पे सही है तो यहाँ पे गलत है, मतलब यहाँ पे फ्रेम्ड है, ये आपको समझ आ जाएगा। प्लस ये जो कंगन हाली है, अब देखो यहाँ पे उन्होंने एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा है कि जो अशोक का एक ईरानी अशोक का मिला है प्लस स्ट्रॉन पोर्ट्रेट ऑफ अशोक का मिला है। ये सेम क्वेश्चन सीडीएस के पेपर में आया हुआ है जो इस बार अभी कंडक्ट हुआ 2022 वाले में, गेटिंग दैट। तो देखो आप, ये यूपीएससी ने यहीं से पेपर उठाया एंड देर आर हाई चांस कि ये पर्टिकुलर जो अशोक की इंस्क्रिप्शन वगैरह मिली है कंगनाली से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे कैन आस्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, गेटिंग दैट। उन्होंने बहुत अच्छा फ्रेम किया गया किस रिवर पे है, कौन सा टाइम है और किससे लिंक्ड है, गेटिंग दैट। तो ये हो गया, दो ऑप्शन सिमिलर है, दो ऑप्शन सिमिलर है, एक सही होगा एक गलत है। यहाँ पे देखो ये 2021 का पेपर है, गेटिंग दैट। यहाँ पे देखो डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, और यहाँ पे देखो जीन्स इंट्रोड्यूस इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये सेम क्रॉप्स है, मतलब जीएम का बात कर रहा है। तो इसमें अगर जीएम सही है तो इसमें गलत है, गेटिंग दैट। अब जैसे यहाँ पे बॉलगार्ड 2 हमने देखा है कि वो बॉलवाम, मतलब वर्ड एसोसिएशन से ये क्वेश्चन निकल जाता है, तो बॉलवाम वाला सही होता, मतलब यहाँ पे ये गलत है, गेटिंग दैट। दो सिमिलर ऑप्शन होंगे, एक में वो सही होगा एक में गलत होगा। यहाँ पे देखो ये 42nd अमेंडमेंट का पूछा है कि कौन सी जो डीपीएसपी वो ऐड हुई है, तो पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, ये एक ऑप्शन है। और यहाँ पे देखो ये ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट है, द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे अगर ये सही है तो ये गलत है, गेटिंग दैट। और तुमने अगर ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में एक चीज़ देख लिया कि यार ये तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये तो डीपीएसपी का है, दैट मीन्स यहाँ पे ये डेफिनेटली सही है। ये तीन ऑप्शन है, तीन क्वेश्चन मैंने डाले हैं जस्ट एग्जांपल देने के लिए। तो यहाँ पे देखो दो सिमिलर ऑप्शन है, एक गलत होगा एक सही होगा। इसको एक बार आप देख लेना पास्ट ईयर के पेपर्स में, अगर आपको आ जाए तो आप यूज़ करना, ठीक है। वेग वर्ड्स आर जनरली रॉन्ग, जैसे यहाँ पे बोला है ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, उसको कैसे डिफाइन करोगे कि वो पर्टिकुलर बंदा ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हुआ है, गेटिंग दैट। ये वेग वर्ड है। यहाँ पे देखो ये विद्यांजलि योजना है टू इनेबल द फेमस फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, फेमस को तुम लोग कैसे डिफाइन करोगे, ऐसे होता ना कि जो रैंकिंग है उसके बेसिस पे हम लोग चूज़ करेंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे बोला कि फेमस फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, तो फेमस फॉरेन इंस्टीट्यूशन जैसे एनडीए गवर्नमेंट के लिए अलग होंगे, जो यूपीए गवर्नमेंट है उसके लिए अलग होंगे, गेटिंग दैट। वो तुम्हारी आइडियोलॉजी के उस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वेग है, उसको हटा सकते हो, गेटिंग दैट। तो ये हो गया। इसमें देखो वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड ए वेरी वीक प्रोविंशियल लोकल अथॉरिटी, ये फ्यूडल सिस्टम का। तो ये बहुत वेग स्टेटमेंट है कि वेरी स्ट्रॉन्ग, व्हाट वेरी स्ट्रॉन्ग, गेटिंग दैट। तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड है वेरी फेमस, वेरी स्ट्रॉन्ग, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, ये वेग वर्ड है, उनको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये गलत होते हैं, ठीक है। अब देखो ब्रॉडर स्टेटमेंट होते हैं ना, वो सही होते हैं। ब्रॉडर स्टेटमेंट कैसे, यहाँ पे देखो इन्होंने बोला कि द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द एफसीआई इज मिनिमम, जो एमएसपी है, एंड बोनस इफ एनी पेड टू दी फार्मर्स प्लस, मतलब दो चीज़ें इन्होंने बता रखी है, प्लस क्या होगा। यहाँ पे बोला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑनली प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट ऑनली, ये दोनों तो छोटी चीज़ें हैं। यहाँ पे आओ, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मतलब जो भी प्रोक्योरमेंट इंसिडेंट हुआ है प्लस जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होगी वो होगी प्रोक्योरमेंट इंसिडेंट्स एंड द चार्जेस ऑफ द गोडाउन। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ से एफसीआई ने अपने वो जो गोडाउन है वो है, और यहाँ से वो ट्रांसपोर्टेशन करके यहाँ पे तुम्हारा जो फेयर पीडीएस शॉप है वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ए टू बी। ये पर्टिकुलर ऑप्शन क्या बोल रहा है कि जो गोडाउन के चार्जेज है वो प्लस प्रोक्योरमेंट इंसिडेंट, तो ये कॉस्ट इतनी कॉस्ट कवर अप कर रहा है, गेटिंग दैट। इस क्वेश्चन को देखो, सी को, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंट्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पूरी यहाँ तक की है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर जो टू स्टेटमेंट्स है, कि इसमें जो ब्रॉडर स्टेटमेंट है वो सी स्टेटमेंट है, उसमें यहाँ का पूरा खर्चा हो रहा है, और इन्होंने बोला है ना इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, पूरा खर्चे का बोला है। तो ये जो पर्टिकुलर डी ऑप्शन है वो इतनी बात कर रहा है कि ए तक ही, लेकिन ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है ये नहीं कवर अप कर रहा है, गेटिंग दैट। तो ब्रॉडर स्टेटमेंट हमेशा सही होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रामानुज का पूछा था, ये क्वेश्चन मेरा एक्जैक्टली ऐसे ही निकला था। यहाँ पे बोला साल्वेशन का मीन्स क्या है, यहाँ पे बोला साल्वेशन का मीन्स क्या है, आई वाज श्योर कि यही ऑप्शन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि साल्वेशन का मीन्स है डिवोशन, यहाँ पे बोल रहा है मेडिटेशन। तो जो मेडिटेशन है ना वो डिवोशन का पार्ट है, मतलब दिस इज मेडिटेशन एंड दिस पर्टिकुलर वो जो पूरा है गोला, ये तुम्हारा डिवोशन हो गया। डिवोशन में सब चीज़ें आएगी। एक अगर भक्ति संत है, सूफी संत है, कोई भी हो, तो वो ओनली मेडिटेशन के बेसिस पे साल्वेशन का थोड़ा ना बोलेगा। वो जनरली ये भी बोलेगा कि तुम भक्ति करो, तुम गाने वाने गाओ, तुम जनता को कुछ चीज़ें बताओ अच्छी खासी, या फिर तुम सॉन्ग क्रिएट करो उस पर्टिकुलर पर्सन पे, पूरे दिन मतलब उसके बारे में सोचो, भक्ति वगैरह। जो डिवोशन है, टोटल डिवोशन, गेटिंग दैट। तो दिस पर्टिकुलर डिवोशन इज द ब्रॉडर देन द मेडिटेशन। तो ये हो गया, ये क्वेश्चन ऐसे निकल जाता, गेटिंग दैट। तो ब्रॉडर स्टेटमेंट आर जनरली राइट। उसके बाद आप आओ, हाँ, जहाँ पे भी टू एंटिटीज़ हो ना, टू एंटिटीज़ मतलब WPI CPI या फिर तुम्हारा NSDL CDCL,
या फिर तुम्हारा PM2.5, PM10 या फिर ब्लैक कार्बन, ब्लू कार्बन, ये स्वैप्ड होने की पूरी पॉसिबिलिटी। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे देखा है PSLV और GSLV आर द डिज़ाइन मटेरियल। यहाँ पे अगर आपको पता है कि PSLV और GSLV का क्या है, तो यहाँ पे ये देखना है माइंड में कि यहाँ पे स्वैप्ड हो सकते हैं। देर आर हाई पॉसिबिलिटी कि उन्होंने स्वैप्ड किया होगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखो, मैं सेकंड ऑप्शन के बेसिस पे आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे देखो सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय द PSLV अपीयर्स टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड। तो परमानेंटली फिक्स्ड आप यहाँ पे जैसे ही PSLV देखोगा उसको यहाँ पे GSLV लिख के ट्राई करो। GSLV का क्या होता है, जियो स्टेशनरी है, तो वो परमानेंटली सेटअप होते हैं, ना कि PSLV होते हैं। जैसे इस बार उन्होंने PM10 का क्वेश्चन दिया था तो वो PM2.5 था, उन्होंने 10 घुसा दिया था। जो बेंगलुरु वाला क्वेश्चन था कॉफी बोर्ड वाला, वो उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, लेकिन बेंगलुरु उसने घुसा दिया है। गेटिंग दैट? तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि है एग्जैक्टली ये GSLV का, लेकिन PSLV उसमें पुटअप कर दिया। तो जो इस पर्टिकुलर सेकंड स्टेटमेंट में स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन है वो PSLV में ही है। गेटिंग दैट? ये आपको पता चल गया कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट गलत है। देखो पर्टिकुलर लोकेशन फ्रॉम दैट, ये GSLV का है, तो 2 आप सेफली हटा दो। 2 हटा गया, 2 हटा गया, या 3 सही है या 1 सही है। अब आपका ये नॉलेज से निकल जाता है। जस्ट मैंने आपको एक ट्रिक बताने के लिए बोला है। ये क्वेश्चन वैसे इजी है कि जहाँ पे भी डबल एंटिटीज हो, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है स्वैप करने की, तो आप एक बारी इसको स्वैप करके देखो। गेटिंग दैट? इनको स्वैप करके देखो कि यहाँ पे GSLV लिखो, यहाँ पे PSLV लिखो, लेकिन ये स्टेटमेंट इन्होंने सही बनाया है। गेटिंग दैट? तो ये क्वेश्चन निकल जाता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देखो GM मस्टर्ड का, जेनेटिकली मॉडिफाइड GM मस्टर्ड डेवलप इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप साइड वाली GM क्रॉप्स का देखो। GM कॉटन देखो, जो BT कॉटन है उसका, और उसके बाद में जो भी BT ब्रिंजल है उसका देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो GM मस्टर्ड हैज द जीन्स ऑफ सोइल बैक्टीरियम दैट गिव्स द प्लांट प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस टू द वाइड वेराइटी ऑफ पेस्ट। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये GM कॉटन का है। ठीक है, ये हट गया। GM मस्टर्ड हैज द जीन्स दैट अलाउ प्लांट टू क्रॉस पोलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये इसका खुद का है। GM मस्टर्ड हैज डेवलप्ड जॉइंटली बाई, ये डेवलप नहीं करेगी, ये जो बायोसेफ्टी का जो मैकेनिज्म था, जो भी बायोसेफ्टी का जो ट्रायल हुआ था वो करवाया था जो IARI है एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। गेटिंग दैट? की थी आई थिंक उनका टेंडल है, डेंटल नाम में है कुछ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही है, पंकज डेंटल है या ऐसा कुछ नाम है उनका, एग्जैक्टली मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने बनाई है। गेटिंग दैट? तो 1 और 3 आपका गलत हो जाता। 3 अगर आपको पता है तब भी हो जाता, तो 2 ओनली आ जाता। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो BT कॉटन का है। गेटिंग दैट? तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जब GSLV पूछ रहा है ना, यहाँ पे PSLV पूछ रहा है तो आपको GSLV एक बारी देख लेना है। अगर PM2.5 पूछा है तो PM10 का एक बारी देख लो कि क्या पता ये PM10 का तो नहीं है, तो ये क्वेश्चन ऐसे निकल सकता है। यहाँ पे इन्होंने स्वैप किया है, देखो यहाँ पे देखो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द करप्शन, करप्शन में इन्होंने बोला है कि हैज ए प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग इन द माइग्रेंट। तो स्मगलिंग वाला स्मगलिंग क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो ये पर्टिकुलर जो ऑप्शन है ये इन्होंने स्वैप कर दिया दोनों। ये जो UNCAC है वो इसका है, और जो ऑर्गेनाइज क्राइम वाला है वो इसका है। तो 1 और 3 स्वैप हो गए, तो आप 1 और 3 सीधा हटा सकते थे ऑप्शन में। गेटिंग दैट? जहाँ पे डबल एंटिटीज हो, पॉसिबिलिटी है पूरी स्वैप होने की, एक बार आप स्वैप करके देखो। यहाँ पे देखो इन्होंने VR और AR के कंसेप्ट को स्वैप किया गया इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में। ये आप जो पर्टिकुलर हमने डिस्कस करा इसको अप्लाई करके देखना। ठीक है, यहाँ पे देखो द WPI सेम था जैसे PSLV था, पहले उन्होंने दोनों को एक्सप्लेन किया था, ऊपर GSLV PSLV, यहाँ पे किया है CPI एंड WPI, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, WPI नाउ डज नॉट कैप्चर दी। हाँ, इसमें कुछ ऐसा इश्यू नहीं है। थर्ड देखो, WPI कैप्चर करता नहीं है, अगर आपको पता हो तो थोड़ा बहुत। थर्ड में देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नाउ अडॉप्टेड WPI, तो यहाँ पे एक बार लेके चलो कि यहाँ पे CPI डालो, यहाँ पे भी CPI डालो। ठीक है, और इन दोनों को स्वैप करके देखो अगर तुम्हारा क्वेश्चन नहीं निकल रहा तो। ये क्वेश्चन वैसे ईजी है, मतलब निकल जाता है आपका नॉलेज से, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, WPI को पुट किया है रादर देन ये CPI है। तो जब भी डबल एंटिटीज हो तो जो पूछा है उसका जो दूसरे वाला पार्ट है उसको एक बार अटैच करके देखो, लगभग आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। यहाँ पे देखो इन्होंने पूछा है कि लास्ट 5 ईयर में नेपाल हैज़ बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यहाँ पे नेपाल नहीं है, आप दूसरे स्टेट को देखे देखो, जो भी नेशंस है, जैसे बांग्लादेश है, तो आपका अगर बांग्लादेश अगर आपने सोच लिया होता ना यहाँ पे कि नेपाल नहीं होगा, बांग्लादेश हो सकता है, तब भी आपका क्वेश्चन सही होता था, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश का पूछा उन्होंने। तो क्वेश्चन उनको जनरली बांग्लादेश से पूछना था, उन्होंने बस नेपाल को पुटअप कर दिया। गेटिंग दैट? जब भी डबल एंटिटीज हो, डबल इवेंट हो, डबल ऑब्जेक्टिव हो, तो एक बार उनको स्वैप करके देखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा है कि व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सीड्स इज डन द जर्मिनेशन परसेंटेज इज बेटर विद द सिंगल बडेड सेट्स। ठीक है, एक सिंगल बडेड सेल से एज कंपेयर टू द मल्टी बडेड सेल्स, जो भी मैनी बर्ड से हो सकता है कुछ भी हो। थर्ड में देखो इफ बैड वेदर प्रिवेल्स, मतलब अगर कंडीशन वेदर खराब है, लू आंधी वगैरह चल रही है, प्रिवेल व्हेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड, जो सिंगल बडेड सेट्स है उनकी सर्वाइवल बेटर है एज कंपेयर टू द लार्ज सेट्स। अब इनको स्वैप करके देखो, यहाँ पे लार्ज सेट लिख लो और यहाँ पे सिंगल बडेड सेट लिख लो। गेटिंग दैट? तब आपको समझ जाएगा कि जब आंधी हो रही हो, बैड वेदर हो, तब तुम्हारा जो मल्टी बडेड सेट्स है वो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे। ऑब्वियसली अगर तुमने एक सेट लगाया और आंधी आई तो वो तो उड़ जाएगा ना,
तो ये यहाँ पे स्वैप्ड है, गेटिंग दैट। तो थर्ड आप हटा दो सीधा ही, थर्ड स्वैप्ड हट गया, मतलब एक पक्का सही है, एक पक्का सही है। अब आइदर 4 होगा 2 होगा। 4 में एक बार ही देख लो, 4 में क्या बोल रहा है कि शुगर कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टिश्यू कल्चर। बहुत बेसिक लीनियंट स्टेटमेंट है, इजी क्वेश्चन है, फोर्थ सही हो जाता। अब आप 2 में देखो, 2 में भी इन्होंने स्वैप किया है कि जो सिंगल बडेड सेल है और जो मल्टी बडेड सेल है उनको स्वैप कर दिया, गेटिंग दैट। तो यहाँ पे भी स्वैप किया, यहाँ पे भी स्वैप किया। एक बार इसको आप होल्ड करके वीडियो को देख लेना क्वेश्चन को, ठीक है। फिर आता है कि डायरेक्ट आप ऑप्शन के थ्रू पर्टिकुलर क्वेश्चन में जा सकते हो, जैसे ये वाला है जहाँ पे एक ऑप्शन सिमिलर रहता है, जैसे यहाँ पे 1 1 सिमिलर है, 3 3 सिमिलर है, जो ऑटोमेटिक सही हो जाता है, हमने ऊपर डिस्कस करा था। उसके साथ वाले को देखना है, जैसे ये है, यहाँ पे क्या बोल रहा है 2 and 4, इसकी पॉसिबिलिटी है सही होने की, गेटिंग दैट। आप एक बार 2 को देखो, इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल्स लेवल एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री, बोल रहे हैं ह्यूमन कैपिटल, प्रोबेबिलिटी पूरी है, ठीक है। तो 2 ऑटोमेटिकली सही है, अगर तुम एक को हटा दो तो एक नहीं है, मतलब अपने उसी पैटर्न में क्वेश्चन है कि 2 और 4 हो सकता है, 4 है, गेटिंग दैट, जिसमें एक सिमिलर होगा और एक उसके साथ होगा। यहाँ पे देखो GM मस्टर्ड, ये हो सकता हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो 2 and 3 की, जिसमें एक साथ में है, सॉरी एक कॉमन है और एक साथ में। जैसे पहला है, पहला तुमने सीधा हटा दिया तो तुम सीधा ऑटोमेटिकली उसी में आ जाओगे, लेकिन जस्ट मैंने आपको एक हिंट देने के लिए बोला है कि ये जनरली B and C में होता है ऑप्शन में, और उसमें एक सिमिलर होता है और एक उसके साथ होता है। ये हो गया। यहाँ पे देखो मोशन ऑफ इम्पीचमेंट जजेस वगैरह दिया, यहाँ पे ऑप्शन देखो, तुम्हें सीधा माइंडसेट जाना चाहिए कि देयर इज प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन। आप एक बार ऑप्शन चेक करते तो पहले में बोल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर मोशन है वो तुम्हारा कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाई, फर्स्ट हट गया, तो फर्स्ट हटते तुम्हारा सीधा इसी में आ गया आंसर, गेटिंग दैट। एक उसके साथ कॉमन होगा और एक इसके साथ, मतलब एक स्टेटमेंट कॉमन होगा, एक उसके साथ होगा, ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब क्या करना है कि देखो, दे जनरली आस्क डिफरेंट टाइप सिमिलर कंसेप्ट ऑफ द सेम कंसेप्ट। जैसे उन्होंने यहाँ पे पूछा है सोशल कैपिटल, ये 2019 का है, ठीक है, और ये पूछा है ह्यूमन कैपिटल 2018 का। तो अगर ब्लू कार्बन पूछा है तो आप ब्लैक कार्बन पढ़ो। अगर उन्होंने CDCl पूछा है, जैसे NSDL उन्होंने आई थिंक 2018 के पेपर में पूछा है, और CDCl उन्होंने 2019-21 के पेपर में पूछा है, ठीक है। ब्लैक कार्बन उन्होंने 2017 के पेपर में पूछा है, ब्लू कार्बन उन्होंने 2022 के पेपर में पूछा है, गेटिंग दैट, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे उन्होंने ब्लैक कार्बन का देखा है कि ब्लैक कार्बन के रिलेटेड है, और ब्लू कार्बन का आई थिंक ये पूछा है उन्होंने 2021 में, ये 2017 का पेपर है, तो उसके टाइप्स पूछती है, गेटिंग दैट। ये हो गया। तो मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं, जब भी आप PYQs करो तो मेक श्योर कि इन सब चीज़ों को आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। कनेक्टिंग वर्ड सच दैट दिस बट दैट कैन नॉट, जैसे ये है, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये क्या बोल रखा है कि हाँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो मैंने डाला नहीं है, मैं आगे बताऊंगा। जैसे आई थिंक हाँ इसमें होगा, जैसे ये है कि सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स बट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सबमर्सिबल पंप। अगर यार इलेक्ट्रिसिटी अगर इस पर्टिकुलर पंप में यूज़ हो सकती है तो इसमें भी हो सकती है, तो मैं ऐसे पॉसिबिलिटी लेके जाओ। UPSC जनरली देता है कि दिस कैन नॉट बी, मतलब दिस इज, जैसे वो पूछा था एल्गी वाला, आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है। उसमें ये था कि उन्होंने एल्गल इसी का पूछा था कि जो एल्गी ब्लू में आई थिंक नीचे होगा वो क्वेश्चन, हाँ वो क्वेश्चन नहीं है बट वो मिला तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिसमें भी वही था कि वो सीज पे हो सकती है बट लैंड पे नहीं होगी, गेटिंग दैट। तो यार पॉसिबिलिटी है लैंड पे क्यों नहीं होगी, जब तुम एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्लांट क्रिएट कर रहे हो तो लैंड पे क्यों नहीं होगा, गेटिंग दैट। तो वो ऐसे गलत हो जाएगा, जो कनेक्टिंग वर्ड है ना कि दिस कैन बी डन इन दिस बट दिस कैन नॉट बी डन इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो गलत हो जाएगा। इसको प्लीज़ एक बार नोट डाउन कर लो। इसका एक और क्वेश्चन है, वो मैं अगर आया तो आगे डिस्कस कर दूंगा। ये देखो, ये क्वेश्चन मेरा ऐसे ही निकला था, आई हैड दिस आइडिया कि बार काउंसिल हो सकता है लेकिन ये है कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट बट कॉर्पोरेट लॉयर एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज। बट ये हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, मेरा माइंड ऐसे गया था और ये क्वेश्चन ऐसे निकल गया। फर्स्ट गलत है, सेकंड लीनियंट स्टेटमेंट है और इजी मतलब बेसिक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर 2 ऑप्शन है इसके बेसिस पे आपको देख के जाना है, क्या पता वो लोग सही दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये करके जाना है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑप्शंस बन रहे, जो भी UPSC के 4 ऑप्शंस हैं उनको प्लीज़ अच्छे से गूगल करके जाना है, क्योंकि एक तो क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कंगनाली वाला क्वेश्चन था, ऊपर हमने डिस्कस करा था अशोक का, एग्जैक्ट CDS के पेपर में आया हुआ 2023 वाला फर्स्ट पेपर है, ठीक है। ये क्वेश्चन से क्वेश्चन बना है। यहाँ पे देखो इलीजा पूछा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि स्टडी द इफेक्ट ऑफ सोलर फ्लेयर्स, मतलब ये ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पूछा है सोलर फ्लेयर का इम्पैक्ट क्या है, यहाँ पे पूछा है इफेक्ट पूछा है स्पेशली, यहाँ पे पूछा है कि जो सोलर स्टॉर्म आ रहे, सोलर फ्लेयर्स आ रहे हैं उनका क्या इम्पैक्ट होगा, गेटिंग दैट पॉसिबल इफेक्ट्स, यहाँ पे भी इफेक्ट की बात कर रहा है। तो दिस इज हाउ वो लोग ऑप्शन से भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एम स्ट्रिप्स का है, यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे इन्होंने ये आई थिंक 2016 में दिया है, इंडिजीनियस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। यहाँ पे देखो ये जो अपना नाविक है IRNSS, ये इस पर्टिकुलर ऑप्शन से सीधा क्वेश्चन बना है, गेटिंग दैट। उसके बाद आप यहाँ पे देखो ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी,
ये क्वेश्चन डायरेक्ट इस बार वाला, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ठीक है। अब इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी कि ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन है आई थिंक, ये क्वेश्चन था बिस्फेनॉल वाले आर्टिकल में, ये जो पर्टिकुलर है पॉलीथीन टेट्राफ्लेट, जो बिस्फेनॉल वाला क्वेश्चन पूछा था वहाँ से आपका हो जाता, गेटिंग दैट। उसमें एक ऑप्शन था ये, तो वो उसका ऑप्शन से उठाए। ये गोल्डन मसीर वाला, आपने अगर वो 3 स्टेटमेंट पूछे थे, तीन स्पीसीज़ के, एक आई थिंक रस्टी स्पॉटेड कैट था, एक घड़ी वो था जो डॉल्फिन है आई थिंक इरावदी डॉल्फिन का, और एक गोल्डन मसीर का था, ठीक है। एग्जैक्ट गोल्डन मसीर उन्होंने पूछ लिया। वहाँ पे आई थिंक थोड़ा डिफरेंट पूछा था, कोई दूसरा वेरिएंट पूछा था मसीर का, लेकिन यहाँ पे गोल्डन मसीर पूछा है, ठीक है। तो ये दिस इज हाउ ये ऑप्शन से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, जो भी ऑप्शन में मेंशन चीज़ें उनको प्लीज़ गूगल करके जाओ, ठीक है। उसके बाद है इन्वायरमेंट है, ये चीज़ आप इन्वायरमेंट के पर्टिकुलर उसमें डाल देना कि इन्वायरमेंट में कोई भी गैस डायरेक्टली टोटली एलिमिनेट नहीं होगी, ठीक है, और कंप्लीट डिस्पोज नहीं होगी, थोड़ा बहुत कुछ इश्यू रह जाएगा, प्लस ऐसा हो कि नो एमिशन एक्स्ट्रा, वो गलत होंगे, जैसे ये है। हाँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बायो रेमेडियन है वो उसके टेक्निक्स के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। फॉर क्लीन अप पॉल्यूशन बाय द एनहेंसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर्स इन नेचर, हो सकता है। एनी कॉन्टामिनेंट विद द हैवी मेटल सच एज द कैडमियम एंड लीड कैन बी रेडिली, एक तो रेडिली है एंड कंप्लीटली डिस्पोज नहीं हो सकता बायो रेमेडियन, कुछ भी हो, मतलब कुछ ना कुछ तो रह जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट एक्सट्रीम है, फर्स्ट ऑटोमेटिक सही हो गया, एंड तीसरा लीनियर स्टेटमेंट है, गेटिंग दैट। तो आपको इन्वायरमेंट में ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे ये है, यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी बनाया है, तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला है कि इन दोनों स्टेटमेंट को आप देखो कि HCNG फ्यूल रिड्यूसेस, एक तो रिड्यूसेस बोल रहा है, एक है कि यहाँ पे बोल रहा है हाँ, यहाँ पे बोल रहा है कि द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज़ ऑफ HCNG इज द एलिमिनेशन, यहाँ पे एलिमिनेशन बोल रहा है। ये एक्सट्रीम है, ये जेनरिक है कि रिड्यूस होगा लेकिन एलिमिनेशन नहीं होगा, गेटिंग दैट। तो ये हट जाएगा तुम्हारा, और ये डेफिनेटली सही हो जाएगा कि रिड्यूस करेगा। ऑब्वियसली अगर तुमने हाइड्रोजन मतलब कुछ एनरिच्ड करके सीएनजी बनाया है तो कुछ तो उसका एडवांटेज होगा ना, क्यों बनाया है, सस्टेनेबिलिटी के लिए बनाया है। कोई भी जैसे ग्रीन क्रैकर आए हैं तो वो रिड्यूस करेंगे लेकिन कंप्लीट एलिमिनेशन नहीं करेंगे, गॉट दैट। तो ये हो जाता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे बोल रखा है कि आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड ऑफ बाई इंसरनेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो ये जनरली एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, जनरली गलत हो जाता है। ये हट गया, ये हट गया, तुम्हारा एक ऑटोमेटिक सही हो गया, आइदर 2 विल कम और 1 विल कम। यहाँ पे देखो कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी एल्कोहलिक बेवरेजेस, तो जनरली नहीं होगा क्योंकि स्पेसिफिक कोई ना कोई बेवरेजेस होगा जो स्टोर करने के लिए नहीं यूज़ होता होगा। ये हो गया। अब देखो, अब आपको क्या करना है कि ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका बेसिस पे आपका पूरा क्वेश्चन निकल जाएगा इस पर्टिकुलर टेक्निक के बेसिस पे। जो मीनिंग ऑफ वर्ड्स है, जैसे फाउंडेशन होता है वो हमेशा सोशल पर्पज़ के लिए बनाओ, जैसे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ठीक है, वो क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद काउंसिल होता है, तो काउंसिल का हमेशा चेयरमैन होता है मिनिस्टर, जैसे तुम नेशनल गंगा काउंसिल हो, कुछ भी हो, जो भी काउंसिल होगी जनरली उसका चेयरमैन होगा। जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है तो उसका जो चेयरमैन होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, और जो कमेटी होती है उसका चेयरमैन आईएएस होता है, जैसे आईएएस या ब्यूरोक्रेट होता है। जैसे मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है तो उसका चेयरमैन आरबीआई का गवर्नर होता है, जनरली आईएएस होता है, ठीक है। अब इंटरनेशनल होगा जो हमेशा एनजीओ होगा, ठीक है। कोड है, कॉस्ट है, कोड का मतलब जैसे कोड ऑफ कंडक्ट है या जैसे पोलार कोड है, तो कोड में कुछ चीज़ें स्पेसिफाई होगी, डूज एंड डोंट्स होंगे कि भाई ये रेगुलेशन, एक रेगुलेटरी टूल होगा, गेटिंग दैट। कॉस्ट होगा, जैसे उन्होंने सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन पूछा है तो वो एक मोमेंटम में डिफाइन होगी, मतलब एक उसका पैरामीटर होगा सेटअप करने का, ठीक है। कॉस्ट पूछा है तो उसका एक मोमेंटम के बाद, मतलब पर्टिकुलरली एक ईयर के बाद किसी की कॉस्ट को तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ें, और भी इसमें काफ़ी है कि जो वर्ड एसोसिएशन है ग्लोबल का मतलब ग्लोबल लेवल पे होगा, ये तो बेसिक है। मतलब ये जो ब्रॉड थी मैंने वो डाल दिए। जैसे बोर्ड है तो बोर्ड जनरली स्टैचुरी बॉडी होती है, अथॉरिटी जनरली स्टैचुरी बॉडी होती है, तो ये जैसे टी बोर्ड है वो स्टैचुरी बॉडी वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन निकल जाता है। यहाँ पे देखो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, फाउंडेशन हमेशा सोशल पर्पज़ के लिए बनाओ, तो यहाँ पे देखो प्रमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज इन द मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट, ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट तुम्हारा हट गया, ये हट गया, ओनली 2 बी आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद तुम आओ 56 में, यहाँ पे बोला है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, तो काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो तुम्हारा मिनिस्टर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से निकल गया। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी पर्टिकुलर वर्ड्स हैं वो उसके बेसिस पे होगा। जैसे इंटरनेशनल है और जो फाउंडेशन है, काउंसिल है, कमेटी है, इन सब का एक बारी आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ से ये क्वेश्चन जस्ट इस पर्टिकुलर ऑप्शन के बेसिस पे आपका पूरा क्वेश्चन निकल जाता। यहाँ से काउंसिल का अगर आपको मिनिस्टर पता है तो 2 डेफिनेटली सही है, ये ऑर्गन नीति आयोग का नहीं है, ये हट जाता, ये हट जाता, और 3 आपका ऑटोमेटिक सही है, आपको 2 देखना था, 2 निकल गया इस बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे देखो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल मतलब एनजीओ है, इट इज यहाँ पे देखो इट इज़ ए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये हो जाता। फिर आओ आप उसमें
आगे वाला एक क्वेश्चन, हाँ एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये एनजीओ है, ठीक है। यहाँ पे देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, तो इसका जो चेयरमैन होगा वो तुम्हारा, यहाँ पे देखो फंक्शन अंडर द यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्टर नहीं होगा, आईएएस होगा, ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये 3 गलत होती है आपका ऑप्शन, मतलब आपको 2 में करना है, 2 है अपना डाटा, ये गलत हो जाता, ठीक है। अब देखो योर क्वेश्चन इज योर आंसर, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है ताकि ये हो कि क्वेश्चन अच्छे से आपका निकल जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रखा है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी इकोनॉमी के रिलेटेड बात कर रहा है। गेटिंग दैट, तीन पूछा है आई थिंक 2014 या 15 में पूछा है। यहाँ पे देखो, इट इज़ एन इनिशिएटिव होस्टेड बाय द यूनेप वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म, जनरली ऑर्गेनाइजेशन गलत होता है, लेकिन एक चीज़ देखना, एक क्वेश्चन इन्होंने वाटर क्रेडिट पूछा है, तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जनरली मतलब कुछ ऐसे पैसे वैसे के उसके रिलेटेड होगा। यहाँ पे इकोनॉमिक्स है तो उससे जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी या इकोसिस्टम की इकोनॉमी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, इट इज़ ए ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकसेस ऑन द ड्राइविंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, सेम है क्वेश्चन में ये आंसर बोल रहा है। इट प्रेजेंट्स एन अप्रोच दैट कैन बी हेल्प डिसीजन मेकर्स रिकॉग्नाइज, डिमॉन्स्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम। वैल्यू किस में होगी, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। गेटिंग दैट, तो 2 और 3 जो क्वेश्चन बात कर रहा है वही बात कर रहे हैं। गेटिंग दैट, तो आपका 2 और 3 इजीली सही हो जाता, और 3 जो हमने ऊपर एक डिस्कस किया था कि ऐसे ऑप्शन सही होते हैं जिसमें एक जनरली कॉमन होगा प्लस एक उसके साथ होगा, तो ये पर्टिकुलर ये भी अप्रोच लग रही है, पहला ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये गलत हो गया। उसके बाद में हिस्ट्री में जनरली क्या होता है कि जो इकोनॉमिक टर्म्स है उनको देता है यूपीएससी, जो अपने सीएससी एग्जाम है उसमें, जैसे हुंडी देखो, हुंडी का इकोनॉमिक टर्म है, यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। फिर आप ये देखो औरंग है तो इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी, ये इकोनॉमी है। बढ़िया है तो ये मर्चेंट वो हो गया। मिरासादार है, दार मतलब जो रेवेन्यू वो होता है, मतलब रेवेन्यू पेयर होता है स्टेट्स को, मिरासादार हो गया, जमींदार हो गया, जागीरदार हो गया। ये जनरली जो दार वर्ड है ना, ये तुम्हारा यहाँ से निकल रहा है कि ये जो रेवेन्यू पेयर होते हैं, जो भी जमींदार वगैरह हैं, ये तो ये भी इकोनॉमिक टर्म है। ये देखो यहाँ पे कदूरा, चोल एंड घंटासाला, ये भी इकोनॉमिक टर्म है। फिर उन्होंने काकतीय किंगडम का पोर्ट पूछा था, वो भी इकोनॉमिक टर्म है। इस बार फणम पूछा था, वो भी इकोनॉमिक टर्म है। गेटिंग दैट, तो किसी भी पर्टिकुलर डायनेस्टी को आप कर रहे हो तो मेक श्योर कि उसके जो इकोनॉमिक टर्म्स है उनको एक बार ही देख लेना, और अगर नहीं भी देखो तो आपको जो भी इकोनॉमिक टर्म्स नहीं हो ऑप्शन में मिल रही हो तो उनको जाना। जैसे ये पोर्ट्स है, इसमें आप इकोनॉमिक टर्म्स देखो, ये तो चलो तीनों चीज़ें सेम है। इसमें देखो आप बिल ऑफ एक्सचेंज, गेटिंग दैट, बाकी सब इकोनॉमिक टर्म्स नहीं है। ये हो गया। उसके बाद में है कि हाँ, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बट एक बार आप इसको देख लेना कि जब भी आप इस पर्टिकुलर जैसे ऑप्शन को कर रहे हो, इसमें क्या है कि यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट कि द रोड्स एंड द रिवर्स रूट्स वर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम द रॉबरी। ये मतलब कम्प्लीटली इम्यून नहीं होगा उस टाइम। अगर थोड़ा बहुत अगर आपके ट्रैवलर्स के जो भी ब्लॉग्स वगैरह देखे, बुक्स वगैरह पढ़ी है, तो उसमें ये होगा कि मतलब सबसे ज़्यादा रॉबरी थी, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब इधर उधर जाने आने में था, वो सबसे इशू सबसे ज़्यादा रॉबरी का था, ठीक है। ये हो गया। तो पहला गलत होती आपका ऑप्शन अपने आप बन जाता, मतलब एक ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक जब भी आपको पता हो तो उसका, जैसे ये है हड़प्पा का है, दे पजेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, ये आपको पता है कि ये ऐसा नहीं है, तो पहला गलत करते ही आपका ये ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा। मतलब इसमें तो चलो डायरेक्ट आंसर निकल रहा है, बाकी मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को डिस्कस करता कि एक क्वेश्चन जब भी आप एक में श्योर हो तब आप उसमें अप्लाई करो कि आपका डायरेक्टली निकल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट मेरी साइड से जितनी भी ट्रिक्स थी वो हो गई है कंप्लीट, और कुछ हुआ तो मैं आपको जो भी फर्दर अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।